जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है रचनात्मक शिक्षण एवं रचनात्मक शिक्षण कक्ष की विशेषताएं। तो इससे संबंधित लेक्चरर, टीचर भर्ती और सहायक शिक्षक टीचर भर्ती में भी प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आप बने रहिए। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रिएटिव टीचिंग का तात्पर्य होता क्या है, अर्थात रचनात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, या इसी को रचनावाद शिक्षण भी कहा जाता है। तो इसका तात्पर्य होता है पुराने अवधारणाओं या तरीकों को बदलकर कुछ नए तरीके से पठन पाठन की प्रक्रिया रचनावादी शिक्षण कहलाती है। यदि हम नए सोर्स से नए तरीके अपनाकर बच्चों को शिक्षण करा रहे हैं, कुछ नई तकनीकें अपना रहे हैं, तो उसे हम लोग रचनावादी शिक्षण कह सकते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखे हो कि पुराने ज़माने में केवल हम लोग इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड ले लेते थे, बस ब्लैक बोर्ड में ही हम लोग बताए जाते थे। लेकिन आधुनिक समय में क्या हो रहा है कि हम लोग ब्लैक बोर्ड के साथ साथ पीपीटी का यूज कर रहे हैं, या फिर प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है, या मार्कर पेन के साथ में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, या प्रैक्टिकल के साथ में समझा रहे हो। तो वे सब जो है रचनावादी शिक्षण तकनीक के अंतर्गत आएंगे। अब देखिए इसमें शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से हो सकती है। तो यदि आपको क्रिएटिव टीचिंग करानी है तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो शिक्षक की होती है, क्योंकि शिक्षक को सबसे पहले पहल करना है कि आप बच्चों को किस नए तरीके से सिखाना चाहते हो, या वही पुराने तरीके से आप ब्लैक बोर्ड से सिखाना चाहते हो। जैसे देखिए खोज द्वारा सिखाना। अब आप बच्चों को नए तकनीक मतलब नए नए खोज के तरीके से आप सिखा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बच्चों को वायु दाब से संबंधित जानकारी देनी है, तो आप पवन चक्की के उदाहरण से समझा सकते हैं। या मान के चलिए बच्चों को ऊष्मा से संबंधित कुछ टॉपिक समझानी है, तो आप तापमापी का प्रयोग करके समझा दिए। तो कहने का अर्थ क्या है, खोज द्वारा बच्चों को आपको सिखाना। अगला इसमें है कौशल शिक्षण, कि हम बच्चों को कुछ नए कौशल की जानकारी भी दे सकते हैं, जैसे कृषि से संबंधित हो गया, बागवानी हो गया, पेंटिंग हो गया, आर्ट हो गया। तर्क शक्ति का अधिक उपयोग, तो इसमें हम लोग तर्क शक्ति का अधिक उपयोग करते हैं। यदि बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चे रचनावादी बने, इसके लिए हमें तर्क शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। तो सबसे ज़्यादा भूमिका तो शिक्षक की होती है। शिक्षक को सबसे पहले पहल करना होता है कि हम किस नए तरीके से बच्चों को सिखा सकें। अगला देखते हैं रचनावादी कक्ष की विशेषताएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिकतर क्वेश्चन में यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। तो इसकी विशेषताएं हैं प्रश्न पूछना, मतलब इनमें यह शिक्षक केंद्रित नहीं होता, ये छात्र शिक्षक दोनों केंद्रित होता है। बच्चे भी प्रश्न पूछ रहे हैं, आप प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, शिक्षक भी बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है। कक्षा में तात्कालिक घटनाओं से संबंधित चार्ट, मानचित्र आदि का निर्माण करना। तो इस प्रकार से भी आप नए तरीके अपना सकते हैं कि जो भी करंट अफेयर चल रही है उसका आपने चार्ट बना लिया, या कोई मानचित्र वगैरह बना लिया और बच्चों को समझा रहे हैं। साथ ही प्रश्नोत्तरी वाद विवाद, तो आप चाहें तो प्रश्नोत्तरी वाद विवाद भी करा सकते हैं, या कोई क्विज करा सकते हैं, प्रतियोगिता करा सकते हैं, कंपटीशन करा सकते हैं। अब देखिए रचनावाद शिक्षण के लक्षण, कौन कौन से लक्षण है जो ये बताते हैं कि रचनावाद शिक्षण पद्धति अपनाई जा रही है। ओके, देखते जाइए। सबसे पहले समस्या समाधान निकालना। हमारा एम होना चाहिए कि हम किसी भी समस्या का, बच्चों का समस्या हो, हम उसका समाधान निकाल सकें। और जो नया सीखना होता है वह पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है, मतलब पूर्व का कुछ तो ज्ञान रहना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बताया था पाठ्य योजना वाले वीडियो में कि यदि आप पाठ्य योजना तैयार भी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि बच्चों को पहले कौन कौन सी जानकारी पता है, कौन कौन सी चीज़ें बच्चे जानते हैं, तब आप आगे जाकर चीज़ों को समझा सकते हो। उदाहरण के लिए कि आपको यदि बच्चों को चरों का
भागफल समझाना है तो कम से कम बच्चों को चरों का योगफल घटाव या गुणा तो आना चाहिए, तब आप जाकर चरों का भागफल समझा सकते हैं। अगला देखिए नए तरीके अपनाना, तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं रचनावादी शिक्षण में। अगला देखिए खोज विधि से सीखना या सिखाना, खोज विधि से सिखाना, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं कि रचनावाद शिक्षण में खोज विधि को अपनाई जाती है। रचनावादी शिक्षण में क्या होता है कि हम लोग शिक्षण विधि को बहुत ही रोचक और मज़ेदार बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो ये सब जो है रचनावाद शिक्षण की लक्षण हो गए। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ जो क्रिएटिव लर्निंग से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यहाँ से देखते जाइए। अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? प्रयास करिए उत्तर देने का। अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान होते हैं? तो मैं आप लोगों को बता दूं 3 सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम प्रक्रिया के प्रथम सोपान में किसकी चर्चा की गई है? अभिप्रेरक, लक्ष्य या बाधा, ये सभी। तो ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। शिक्षा में रचनावादी ज्ञान के प्रभावी संचरण के लिए आवश्यक क्षेत्र क्या है? रचनावादी उपागम में शिक्षा शास्त्र का ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान, विषय वस्तु का शिक्षा शास्त्रीय ज्ञान या उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार के जब ऑप्शन दिए होते हैं तो जनरली उपरोक्त सभी इसका उत्तर आता है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें क्योंकि बहुत सारे प्रश्न दिया गया यहाँ पर। रचनावादी परिप्रेक्ष्य में शिक्षक निम्न कार्यों का निर्वहन करेगा, तो लगभग इसमें ये सभी आ जाएगा। खाली स्थान कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबद्ध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव परस्पर ग्रहण करते रहते हैं रचनात्मक कक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन बहुत सारा दिया गया। पियाजे वाइगोत्स्की वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खासतौर पे पियाजे वाला क्वेश्चन। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, तो ध्यान से देखिए। समय सारणी का कठोरता से पालन करना, पाठ्यक्रम से बंधे रहना, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तो इसका उत्तर जनरली भी आना चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लें। ज्ञान का सृजन कहाँ से होता है? परिवार से, समाज से, विद्यालय से या ये सभी? तो ज्ञान का सृजन सभी जगह से होता है, चाहे परिवार है, समाज हो, विद्यालय हो या कोई भी जगह हो। मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचना क्या कहलाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बोला जाता है स्कीमा। मस्तिष्क में ज्ञान की सुव्यवस्थित संरचना को हम स्कीमा कहते हैं। तो कभी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था स्कीमा और स्कीमा में अंतर लिखिए या इससे संबंधित, तो आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, रचनावाद किस पर आधारित है? अवलोकन, वैज्ञानिक अध्ययन, पारस्परिक अध्ययन। तो इसका उत्तर आ जाएगा वैज्ञानिक अध्ययन और अवलोकन। क्योंकि हम बच्चों को सिखाने के लिए साइंटिफिक प्रोसेस भी अपनाते हैं, इसीलिए दोनों उत्तर आ जाएगा इसका, ए और बी। अच्छा, निम्न में से रचनावाद का प्रकार कौन सा है? ध्यान से देखिए। संज्ञानात्मक, मौलिक, सामाजिक, ये सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी। निम्न में से कौन सी रचनावाद इस कक्षा की विशेषताएं हैं? निर्देशन, वाद विवाद, सृजनात्मक कार्यों का संपादन, ये सभी। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑल। निम्न में से कौन सी क्रिया छात्रों में स्थायी स्मृति के निर्माण में सहायक होती है? जैसे आप जानते होंगे स्मृति 2 प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। तो ध्यान से देखिए, इसका उत्तर ये सभी आ जाएगा। छात्र मानचित्र द्वारा भी बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रश्न पूछकर भी, वाद विवाद में सक्रिय रहकर भी, ये सभी। कक्षा के बाहर की जाने वाली साहित्यिक गतिविधियों में कौन सी शामिल नहीं है? विद्यालय पत्रिका, संगोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या आना चाहिए? ध्यान से देखिए, आप चाहें तो कमेंट करके भी इसका उत्तर बता सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था यह लेक्चरर, टीचर, सहायक शिक्षक तीनों एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगा।
सो ध्यान से वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं और प्रश्नों का उत्तर भी आप स्वयं से देने का प्रयास करिए। थैंक यू।